मॉर्निंग। आज एक बार फिर से हम अपने यूनिट सेकंड का सॉल्यूशन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए बेटा, हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 में टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस पढ़ी थी, आपको याद होगा। उन टर्म्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत शॉर्ट में आता है, बहुत बड़े लेंथ टाइप का न्यूमेरिकल आपके पास नहीं आता है। देखते हैं, शुरू करते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। लुक एट हियर। 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। 10 ग्राम्स ऑफ द सुक्रोज डिजोल्व इन द 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। बिलियन में सुक्रोज के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको याद होगा, हमने सबसे पहले टर्म्स पढ़ा था मास परसेंटेज। देखिए, बिलियन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी मास परसेंटेज ऑफ द सुक्रोज इन सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, घुलित सुक्रोज की मात्रा कितनी है हमारे पास? 10 ग्राम, यानी ये क्या है? 10 ग्राम कम है। आपको पता है जो मात्रा कम होती है वो क्या कहलाती है? हमारी सॉल्यूट कहलाती है, यानी W सॉल्यूट का वेट हो गया। जल पानी क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट हो गया 100 ग्राम। सॉल्वेंट की मात्रा है 100। लेकिन आप जानते हैं जब हम मास परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ द मास का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। जबकि हम पे क्या दिया है? यहाँ पे क्या दिया है? सॉल्वेंट दिया है। क्या दिया है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन किससे बनता है? आप जानते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलकर के हमारे क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए, बिलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 110 ग्राम। अब हमको बिलियन का भी द्रव्यमान मिल गया और विलय का भी मिल गया। फॉर्मूले में रख देंगे सुक्रोज मास परसेंटेज। ये इसमें एक चीज यही देखने की है, बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। बच्चे डायरेक्ट 10 में 100 से डिवाइड कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो 100 है यही क्या है? बिलियन का द्रव्यमान है, जबकि वो सॉल्यूट था। बिलियन में तो इसी 100 ग्राम जल में क्या घोला गया है? 10 ग्राम सुक्रोज घोला गया। ध्यान रखिएगा, आगे के न्यूमेरिकल में भी आएगा, इसलिए इसको हमने ऐड किया। तो इन दोनों को मिलकर हमारे क्या बन गया? बिलियन का द्रव्यमान। अब हमने रखा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, इसके ऊपर रख दीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हमारा? 10 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 110 इंटू क्या हो गया हमारा? 100। अगर इसको हम यहां से लेंगे तो ये हमारा 0.909 होगा, या इसे 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9.09। तो ये मास परसेंटेज क्या आ गया आपका? 9.09 में आ गया। क्लियर? द्रव्यमान का जो प्रतिशत है, इतने परसेंट आप में क्या है? क्या मात्रा द्रव्यमान किसका है? बिलियन में सुक्रोज का द्रव्यमान कितना है? 9.90। क्लियर? नाउ गाइस, सेकंड क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। देखिए, समुद्री जल के 1 लीटर में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम घुलित ऑक्सीजन पाई गई। एक ऑक्सीजन घुली है किसमें? समुद्री जल में। कितने में? 1 लीटर में। यदि समुद्री जल का घनत्व डेंसिटी 1.03 ग्राम घन क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो उसमें घुलित ऑक्सीजन का सांद्रण पीपीएम में ज्ञात कीजिए। देखिए, ध्यान रखिएगा, पीपीएम हमने पीपीएम 3 टाइप में पढ़ा था। आइए देखते हैं। 1 लीटर समुद्री जल का कितना है? 1 लीटर यानी 1000 घन सेंटीमीटर। इट मीन्स समुद्री जल का द्रव्यमान इक्वल टू कितना हो गया? अगर हम समुद्री जल का द्रव्यमान निकालेंगे तो घनत्व हमारे पास दिया हुआ है। 1 लीटर में कितना द्रव्यमान कहलाएगा? जल का द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा गया घनत्व। ये इक्वेशन होती है हमारी डेंसिटी वाली। तो V इंटू डी। V कितना है हमारे पास? 1000 और D कितना हमारे पास? 1.03। मल्टीपल करेंगे तो कितने ग्राम आ गया? 1030 ग्राम। समुद्री जल का वेट कितना आ गया हमारे पास? द्रव्यमान 1030 ग्राम। अब समुद्री जल में घुली हुई है कितनी है आपकी ऑक्सीजन? 5.8, यानी 1030 ग्राम में जो इसका द्रव्यमान है समुद्री जल का, उसमें यानी बिलियन हो गया कि ग्राम में समुद्री जल में कितनी ऑक्सीजन उपस्थित है? 5.8 इंटू 10⁻³ ऑक्सीजन। देखिए, समुद्री जल में ऑक्सीजन है। तो अब हम पीपीएम निकालेंगे। तो पीपीएम इट मींस W/W है हमारे पास। हमने पीपीएम की 3 पढ़ी है, W/B, V/B एंड W/W। तो देखिए, ये W/W है पीपीएम निकालना में। तो W/W पीपीएम क्या होता है? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनटू कुछ नहीं है इसमें अंतर। पर मास परसेंटेज में 10⁻6 यानी मिलीनियम में निकालते हैं। आपको पता है मिलियन में कि 5 पर मिलियन में हम इसको निकालते हैं। आइए, 5 पर मिलियन में जब हम इसको निकालेंगे, इसका वेट रखेंगे, तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हमारे पास? 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन नेक्स्ट क्या हमारे पास? जो सॉल्यूशन का वेट आया हमारे पास कितना आया? 1030। व्हेन वी कैलकुलेट ऑल दिस, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगी वैल्यू। बेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये 5.63 पीपीएम में।
पीपीएम की वैल्यू कितनी आई हमारी 5.63। बस आप ध्यान रखिएगा, केवल हमें ये देखना है कि जो सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना मतलब जिस बिलियन में, जिस विलायक में विलय को घोला गया है, तो विलायक प्लस विलय करके कैसे निकलेगा हमारे, यानी बिलियन का जो 1000 में है, 1000 ग्राम में है, क्योंकि ये देखिए कितने में घोला गया था, 10⁻³ यानी मिलीग्राम है नहीं है, तो देखिए आप उसे 1000 ग्राम में घोला गया था, तो इसलिए 1000 इंटू क्या किया हमने, वॉल्यूम से डी कर दिया, ये निकला। और वेट ऑफ सॉल्यूट दिस प्रोसेस में जब हम रखेंगे तो ये हमारा पीपीएम में क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी किसकी, जो ये पूछा घुलित ऑक्सीजन का सांद्रण हमने किस में निकाला, पीपीएम में निकाला। क्लियर। तो इस प्रकार से देखिए पीपीएम वाली यूनिट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100 घन सेंटीमीटर डेसीमोलर। देखिए ध्यान रखना, डेसीमोलर H2SO4 बिलियन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात कीजिए। डेसीमोलर हम जब पढ़ रहे थे, मैंने मोलरिटी में आपको बोला कि डेसीमोलर यानी 1/10, सेमीमोलर माने 1/100, मिलीमोलर माने 1/1000 कर देते हैं, जब बाई मोलर होता है तो 1/2 कर देते हैं, इस तरीके से इसकी यूनिट निकलती है। तो डेसीमोलर H2SO4 में हमने क्या निकाले, H2SO4 की मात्रा, यानी H2SO4 100 घन सेंटीमीटर डेसीमोलर H2SO4 बिलियन में H2SO4 कितना गुला हुआ है, यानी W निकालना है मात्रा। देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मोलरिटी m इक्वल टू W इंटू 1000/m इंटू V। आप जानते हैं m मॉलिक्यूलर मास होता है। देखिए डेसीमोलर को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 1/10 लिखेंगे, यानी m की जो वैल्यू होगी हमारी मोलरता वो क्या होगी, 1/10 होगी। अब आइए m किसका निकालना है, H2SO4 का। m ऑफ H2SO4 यानी अणुभार निकालना है किसका, मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2SO4 का। तो वी नो इट वेरी वेल, कितने H है हमारे पास, H का क्या होता है, वेट कितना होता है 1, और 2 H है तो इसलिए 1 इंटू 2 कर दिया। सल्फर 32 होता है और ऑक्सीजन 4 है, 16 इसका वेट होता है, तो 4 इंटू 16 कर दिया। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 हमारा कितना आ जाएगा, 98। भी कितना दिया हमारे पास, 100 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आइए यहां से W निकालनी, क्योंकि हमें मात्रा निकालनी है, तो W बाहर निकालेंगे तो W इक्वल टू क्या होगा, m इंटू m इंटू V/1000। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, m हमारे पास 1/10 है, 98 हमारा मॉलिक्यूलर मास है, 100 हमारा वॉल्यूम हो गया, 1000 ये आइए यहाँ देखिए, जैसा जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो देखिए हमारा 0.98 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 0.98 ग्राम। यानी जो मात्रा थी 100 घन डेसीमोलर H2SO4 की, जो बिलियन में मात्रा थी वो कितनी है, 0.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। यानी वो W कितना निकल गया हमारा, 0.98 ग्राम। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, हल्का सा ट्रिक इसमें फंसा हुआ होता है। केवल इसमें एक ही चीज का ट्रिक है कि यहाँ पे आपको डेसीमोलर को समझना है। किसको समझना है, डेसीमोलर को। अगर ऐसे सेमीमोलर आएगा, मिलीमोलर आएगा, यानी 1/100, 1/1000, बाईमोलर लिखा होगा तो m/2 कर देना आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल इतने में ही सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, ये हमको पता नहीं होता, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते। तो सिंपली हमें ये चीज थी, और बाकी आपको पता है, आपने सीधा सीधा फॉर्मूले में रखा और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या आ गया, सारा आंसर H2SO4 की मात्रा यहाँ पे निकल गई मोलरिटी के थ्रू। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मलता पे रिलेटेड है, मैं नॉर्मलिटी निकालनी। देखिए क्या दिया हुआ है हम पे, 0.63 ग्राम ऑक्सिलिक एसिड 100 घन सेंटीमीटर जल में घोल करके 1 बिलियन बनाया गया। ऑक्सिलिक एसिड को 100 घन सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, उसमें घोल करके हमने क्या बनाया, 1 बिलियन बनाया। बिलियन में n ज्ञात करना है, यानी नॉर्मलता ज्ञात करनी है, बिलियन की नॉर्मलिटी ज्ञात करनी है। देखिए बेटा ऑक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो COH का होल डॉट 2H2 होता है एक्वा सॉल्यूशन में। तो ऑक्सिलिक को अक्सर हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट में ही बच्चे फंस जाते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। कुछ ही आते हैं हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वो टिप्स में हमको याद होनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ क्या, कार्बन 12 प्लस 2 ऑक्सीजन थी तो 32 हो गया, 1 हाइड्रोजन था तो 1 हो गया, होल ट्वाइस यानी मल्टीपल बाई 2 होगा, प्लस ये 2 पानी के साथ का 2, देन वाटर का कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का 2 कर दिया, ठीक है, 2 है इसमें, प्लस 2 इंटू ये 2 आगे है इसलिए 2 इंटू ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए इसको जब हमने मल्टीपल किया, ऐड किया तो 45 आया ये अंदर का योग, इंटू 2 प्लस 4 एंड प्लस 32। जब इस सबको ऐड किया तो ऑक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारा, 126। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइटेशन में भी है 126। देखिए अब बात आती है कि नॉर्मलिटी ज्ञात करनी है। तो देखिए फॉर्मूला याद करते हैं, नॉर्मलता होती है हमारी ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में।
जो ग्राम इक्विवेलेंट नंबर्स होते हैं सॉल्यूट के, वो कितने घुले हुए हैं 1 लीटर या लीटर में, आयतन किसमें होता है हमारे लीटर में, बिलियन का आयतन में, वो ज्ञात करना है। तो नॉर्मली हम नॉर्मेलिटी को n अपॉन भी लिखते हैं, आपको याद आ रहा होगा, लेकिन हमको अब n चाहिए। तो देखो n कैसे निकलता है, n इज इक्वल टू W अपॉन E, वहां पे मोलरता में m डैश होता है, यहाँ पे E यानी इक्विवेलेंट होता है। अब यही इक्विवेलेंट मैंने आपको सिखाया था पिछले टर्म्स में कि किस प्रकार से हम तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। देखिए मैं साइड पे आपको दिखा रहा हूं कि ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार कैसे निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। याद आ रहा है आपको n फैक्टर, हमने n फैक्टर के ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। n फैक्टर निकाले थे एसिड का, बेस के, सॉल्ट के n फैक्टर। आइए ऑक्जेलिक एसिड को देखते हैं कि n फैक्टर कैसे निकालना है। ऑक्जेलिक एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड को लिखने का ये तरीका, बॉन्डलिंक तरीका देखिए, COH। जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये CO रिनायन और 2OH धनायन में टूटेगा। तो देखिए n फैक्टर हमने क्या देखा था कि एसिड को जब हम डिजोल्व करते हैं तो वो अपने जलीय विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन को त्यागता है। आप देखिए कितने त्याग रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन। कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 2 हाइड्रोजन, इसलिए n फैक्टर कितना हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का, यानी बेसिसिटी, एसिड की क्या होती है बेसिसिटी, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो n फैक्टर मिल गया हमको 2। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, हमें 2 कैसे निकालना है। यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया, ये इसका हमने देखा कि कैसे रिएक्शन हुई है, 2 आया, बेसिसिटी 2 हो गई। अब देखिए E इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मोलर मास कितना निकला था हमारा ऑक्जेलिक एसिड का, 126, तो 126 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया 63, यानी E कितना मिल गया आपको 63। E कितना मिल गया 63। अब वैल्यू पुट करिए, W आपको दिया हुआ है 0.63 ग्राम, सॉल्यूट का ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी हुई है। W E क्या मिल गया आपको 63, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 0.01 आएगा। आइए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, हम 100 घन सेंटीमीटर यानी मिलीलीटर में हमारे पास वॉल्यूम, हमको इसको किस में बदलना है, लीटर में, क्योंकि लीटर में होती है नॉर्मल की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 घन सेंटीमीटर इक्वल टू हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना लीटर में कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। अब वैल्यू हमको V भी मिल गया और हमको यहां से N भी मिल गया, पुट कर दीजिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू 0.01 अपॉन 0.1, इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे 0.1 आ गया हमारा। इक्वल पर लीटर होता है, नॉर्मलिटी हमेशा किस में निकलती है, इक्वल पर लीटर में निकलती है। अब देखिए इसका मतलब इसकी नॉर्मलता कितनी आई बिलियन की, 0.1 N इसकी नॉर्मलिटी आई। ये है आपके पास नॉर्मलता से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n फैक्टर इसमें मेन है, अगर हमको n फैक्टर नहीं आएगा तो हम नॉर्मलिटी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। बी कंसिडर ऑन इट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे है रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 20% W अपॉन W यानी द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान परसेंटेज है। जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व यानी डेंसिटी दी हुई है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो पोटेशियम आयोडाइड बिलियन की, जो पोटेशियम आयोडाइड का जलीय बिलियन है उस बिलियन में की क्या क्या ज्ञात करनी है हमें। देखिए पहले मोलिलिटी, मोलरता ज्ञात कीजिए, बी है मोलरिटी, मोलरता ज्ञात कीजिए, और तीसरा है मोल फ्रैक्शन। आपको ध्यान आ रहा होगा हमने मोलरता पढ़ी, मोलिलिटी पढ़ी, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, तो आप देख रहे होंगे तीनों चीज हमें एक क्वेश्चन में ज्ञात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए मोलर मास ऑफ के आई, सबसे पहले हमें पोटेशियम आयोडाइड का क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। देखिए पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, इनका मोलर मास निकला 166 ग्राम पर मोल, मोलर मास। अब देखिए 20% का मतलब, परसेंट मतलब 100 में से, यानी 20% जो के आई उपस्थिति वो कितने में होगा हमारा 100 ग्राम में होगा। 20% है यानी 100 का 20%, तो 100 ग्राम बिलियन में होगा। तो इसका मतलब 20 ग्राम, 20% मतलब 20 ग्राम हो गया, 100 में 20 ग्राम। तो 20 ग्राम के आई उपस्थित कितने में होगा, 100 माइनस 20 इंटू 80 ग्राम जल में, यानी सॉल्यूशन बना कंप्लीटली 100 ग्राम का, उसमें से पूरा का उसमें से 20% क्या है के आई है। तो कंप्लीट बिलियन क्या हो गया हमारा 100 हो गया। तो इसका मतलब जिसमें बिलियन बना है जल में, जल का कितना भाग होगा, 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, 80 ग्राम हमारे क्या हो गया, जल हो गया। अब आइए पहली चीज मोलिलिटी निकालनी है। देखिए फॉर्मूले से मोलिलिटी इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू w। आपको पता है हमने केवल एक ही टर्म्स कंसंट्रेट की पढ़ी थी, वो थी मोलिलिटी, जो निर्भर करती है सॉल्वेंट पे, किस पे करती है, और सॉल्वेंट का वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए हमारे पास स्मॉल w 20 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड कितना है हमारे पास 20 ग्राम, 1000, ये मोलर मास कितना है पोटेशियम आयोडाइड का 166, और सॉल्वेंट का वेट
सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट यानी जिसमें जल में घोला गया है, मोलिलिटी है ये, इसलिए 80 कर दिया। जब बेटा हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.506 स्मॉल एम आएगा। मोलिलिटी क्या होती है हमारी, स्मॉल एम में आएगी। देखिए आपने मोलिलिटी के फॉर्मूले में रख लिया। ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें 80 लेना है, क्योंकि मोलिलिटी में हम क्या देखते हैं, सॉल्वेंट देखते हैं। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करता है, बिलियन है। अब आइए सेकंड हमारे पास मोलिलिटी। मोलिलिटी के लिए हमें भी चाहिए। भी कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, भी हम पे है ही नहीं। हमें मोलिलिटी जो होती है हमको पता है m इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू v होता है। तो v कैसे निकलेगा, डेंसिटी से निकलेगा। अब देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.202 ग्राम है, तो v इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। बिलियन का मास कितना है, पूरा का पूरा बिलियन कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। ध्यान रखिएगा, बिलियन निकाल दिया हमने, कैसे निकाला, 20% से निकाला, आप जान करके कि 20% मतलब 100 में से 100 हो गया। तो यहाँ पे 100 अपॉन डेंसिटी कितनी दी है हमें पे 1.02। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो 83 पॉइंट हमारे क्या आएगा, 19 मिलीलीटर आ जाएगी। क्या वॉल्यूम, आयतन कितना निकला, 83.19 मिलीलीटर। अब हमें भी मिल गया, तो अब मोलिलिटी पे चलिए, याद करिए मोलिलिटी का फॉर्मूला स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू v रख दीजिए। हमारे पास 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पे 1000 हो गया। 166 इसका मोलर मास है पोटेशियम आयोडाइड का। हम पोटेशियम आयोडाइड के बिलियन में निकाल रहे हैं सब, पोटेशियम आयोडाइड के बिलियन। और 83.19 जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आई 1.45। आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके लिख दी है, आप अपनी कॉपी में कैलकुलेशन जरूर करिएगा। टाइम शॉर्ट होने के कारण 1.54 मोल इसकी मोलिलिटी आ गई। क्लियर हो गया बेटा। आते हैं तीसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश जिसे हम कहते हैं मोल प्रभाव। मोल प्रभाव कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इक्वल टू के आई इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं, हमने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तो मोल फ्रैक्शन हम क्या होता है कि भार बटे उसका अणुभार, एन निकालेंगे हम पहले। एन कैसे निकलता है हमारा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एन इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकलता है। यही एन है हमारे मोलों की संख्या। तो पोटेशियम आयोडाइड का जब हम एन निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 20/166 इक्वल टू कितना आया हमारा, 0.12 पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम पानी का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, यानी एक विलय है और दूसरा क्या है, विलायक है, उन दोनों का मिलकर के बिलियन बनेगा। तो दूसरा क्या, विलायक है हमारे पे पानी है, तो पानी 80/18 पानी का अणु भार कितना होता है बेटा, 18 होता है, H2O। तो 4.44 हो गया हमारे पास, नाउ 44 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड निकालना है। क्या पूछा उसने, मोल फ्रैक्शन बिलियन में किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, पोटेशियम आयोडाइड का, पानी का नहीं। तो पोटेशियम आयोडाइड, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस मोल्स ऑफ वाटर। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने किया था मोल फ्रैक्शन, जैसे हमने कहा मोल के दो अवयव होते हैं, एक्सए और एक्सबी माना था। एक्सए का मोल फ्रैक्शन निकाला था हमने Na अपॉन Na प्लस Nb, याद आ रहा है आपको, विलय और विलायक दोनों मिले। अगर XB का निकालना होगा, यानी पानी का निकालना होता है, XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। हमने निकालना विलय का, यानी Na निकाल रहे हैं हमने, ये मान लिया मतलब विलय पोटेशियम आयोडाइड को। ध्यान रखिएगा, ये मोल फ्रैक्शन में मैंने आपको बहुत क्लियर कराया कॉन्सेप्ट, दिस वन। तो देखिए Na क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, फिर Na क्या है, मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और Nb क्या है, मोल्स ऑफ वाटर। पुट कर दीजिए, Na की ये है, वाटर की हमने निकाल दिया मोल फ्रैक्शन। जब हम बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki आएगा 0.0263 आएगा, 0.0263 में आएगा मोल फ्रैक्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमें मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों एक ही में निकाल लिया, इसलिए आप देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कोई भी दो चीज आपसे पूछ लेंगे, कोई भी तीन चीज आपसे किसी क्वेश्चन से पूछ ली जाएगी, आप इसे कंसंट्रेट करिएगा। मैं आपके लिए भेज भी रहा हूं नोट्स, और देखिएगा किस तरीके से हमने ये निकाला, प्रैक्टिस जरूर करिए।